नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार की 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र खत्म हो गया और अब 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। लेकिन आखिरी सत्र जाते जाते वो ट्रेलर दिखा गया जिसकी पूरी पिक्चर इस बार चुनावों में दिखेगी। बिहार राजनीति के प्रमुख नेताओं के बीच चुनावी तकरार नहीं, आपसी रार ठनती दिखी। सियासी प्रतिस्पर्धा से अधिक व्यक्तिगत लड़ाई छिड़ती दिखी। सबसे ज्यादा बवाल तो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर मचा। एनडीए हो या महागठबंधन, अब चुनाव के मैदान में ही दो दो हाथ होंगे। लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है। नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। लोकतांत्रिक चुनावी प्रतिस्पर्धा सत्ता के भीषण संग्राम में बदलती दिख रही है। बेईमानी करना ही है। बयानों के बाण है, वोटर लिस्ट में लाखों का नाम काट देना है। आरोपों की बौछार है। बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। नीतियों से ज्यादा नियत पर सवाल है। ये बीजेपी का पूरी तरह से षड्यंत्र है, पूरी तरह से एक बहुत बड़ी साजिश है वोट को काटने का। बॉयकॉट बिहार इलेक्शन करने का और इस तरह से विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन लोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कहना है। मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत बवाल है। जो फर्जीवाला देखे बचना। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या करेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। संजय, आप सबकी भागीदारी। गठबंधनों में भी अंदर अंदर गांठें उभर रही हैं। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित करना। एसआईआर के पहले नाम कटा तो 4 साल तो तेजस्वी यादव जी की भी सरकार थी, लालू यादव जी भी सरकार में थे, 16 साल डबल इंजन की सरकार थी। नीतीश जी, मांझी जी, चिराग जी, माफी नहीं मिलेगी। चेहरे के सवाल पर त्योरियां चढ़ रही हैं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। सबको पता है कि नेतृत्व तेजस्वी जी का है, चेहरा तेजस्वी जी है, जन विश्वास तेजस्वी जी है, जन आकांक्षा भी तेजस्वी जी है। नीतीश कुमार जी के कोई किस्मत भाग नहीं ले लेगा। फर्स्ट डिवीजन रहे चाहे थर्ड डिवीजन रहे, सीएम के कुर्सी पर नीतीश जी है ना, आने वाला समय में भी नीतीश जी रहेंगे। विकास के वादों पर तीखी तकरार है। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार, और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। जातियों के मुद्दे पर ऐलान आर पार है। ये नरेंद्र मोदी है जिसने ओबीसी को सरकारी कानून के तहत मजबूत किया। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने एससी के कोर्ट में दिए हुए को लोकसभा से मजबूत किया। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो गरीब आरक्षण उसको भी सवर्णों को भी दिया। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो।
और ये करवा करके ही हम लोग दम जो है लेने का काम करेंगे। तेवर बता रहे हैं ये चुनाव बिहार है। बिहार की राजनीति देश के अन्य राज्यों की सियासत से जरा अलग है। यहाँ क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व, गठबंधनों का गणित, जातीय समीकरण और नेता की फेस वैल्यू बहुत मायने रखते हैं। इस तरह की सियासत के बीच मतदाता सूची के गहन परीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस मुद्दे ने ऐसा तूल पकड़ा कि बात चुनावों के बहिष्कार तक पहुंच गई। महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी का कहना है कि वो SIR को लेकर चुनावों के बॉयकॉट पर विचार कर सकते हैं। इस पर सत्ता पक्ष उन पर आक्रामक है। अब ये राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है और चुनावी शिगुफा भी। बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। तो क्या बिहार में इस बार NDA को जीत का वॉकओवर मिल सकता है? सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन तेजस्वी के चुनाव बायकॉट पर एकमत होगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है, हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। महागठबंधन ने किया बॉयकॉट तो क्या असर पड़ेगा चुनावों पर? नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। ईवीएम पे सालों तक ये लोग ठीकरा फोड़ते गए, ईवीएम का तो बहिष्कार कर नहीं पाए। हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनको हर 2, 3, 4 साल के बाद ना इनको नया मुद्दा चाहिए होता है, नया बहाना। क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी? ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए, अब कुछ नया लाओ। और क्या बॉयकॉट वाले दांव से वोट बैंक एकजुट करने की कोशिश है? चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाते हुए महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार का दांव चला है, लेकिन क्या महागठबंधन में इसको लेकर एकजुटता है? अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। पूरी बीजेपी टीम भी नहीं, बीजेपी से भी ऊपर चुनाव आयोग, हाँ वो RSS का सेकेंड पार्ट है। जी, चुनाव आयोग बिल्कुल धृतराष्ट्र हो चुके हैं और झूठ बोलते हैं और वो वोट के अधिकार पर, गरीबों के अधिकार पर हमला किए हुए हैं। बॉयकॉट वाले सवाल पर राहुल गांधी चुप्पी साध कर निकल जाते हैं। लेफ्ट का कोई भी असहमत सामने नहीं है, फिर बहिष्कार वाला मुद्दा उठा क्यों? क्या इसमें RJD की कोई चुनावी रणनीति है? क्या वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार की बात करके अपने वोट बैंक तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है? ये लोग काहे घबरा क्यों रहे हैं? क्या घुसपैठिए वोट देंगे? क्या जो अनुपस्थित है वो वोट देंगे? कभी आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं करता, वोटर लिस्ट ठीक किया जाए, जब ठीक हो रहा है तब परेशानी है। ये ठीक नहीं है। और जो तेजस्वी जी कह रहे हैं हम बॉयकॉट करेंगे, तो उनको एक ही बात कहूँगा, यंग मैन बी स्पोर्टी, चुनाव में आओ, लड़ो और हारो। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई RJD या संपूर्ण महागठबंधन चुनावों का बहिष्कार करता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? इस पर कानून के जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या फिर गठबंधन के चुनाव बहिष्कार से चुनाव की प्रक्रिया रुक जाना असंभव है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो चाहे वो चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले और किसी के साथ पक्षपात न हो सके। अब अगर देखा जाए कि बहिष्कार किया जाता है तो क्या असर पड़ेगा, तो उसका जवाब ये है कि चुनाव आयोग के पास निर्धारित समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति को प्रभावित करता है, न कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। इसीलिए भले ही उसमें कोई भी दल हिस्सा ले या नहीं,
अगर केवल सत्ताधारी दल यानी जो सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव बहिष्कार की स्थिति में सिर्फ ये हो सकता है कि वोटर्स के बीच एक भ्रम और असमंजस की स्थिति बन सकती है और इससे मतदान के प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। पहले भी देश में कई बार चुनाव बहिष्कार किया जा चुका है। लीगली विपक्ष के बॉयकॉट से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत में जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के प्रावधानों के अनुसार कंडक्ट किए जाते हैं। जो 1951 का एक्ट है उसके सेक्शन 100 में वो ग्राउंड्स लिस्टेड हैं जिन ग्राउंड्स पर कोई इलेक्शन को अमान्य घोषित करने के लिए चैलेंज किया जाए, पर ये इंडिविजुअल इलेक्शन की बात हो रही है। तो साफ है, अगर तेजस्वी यादव और महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो भी बिहार में चुनाव होगा, क्योंकि भारत का संविधान और चुनाव आयोग की प्रक्रिया इसे नहीं रोक सकती। हाँ, इससे राजनीतिक मुकाबला कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं थमेगी। असली चुनौती अब विपक्ष की एकजुटता और जनता के भरोसे की है। क्या बहिष्कार की सूरत में लोग बिना विकल्प के मतदान करेंगे या फिर ये सब तेजस्वी की उन वोटों को एकजुट करने की कवायद है जो SIR का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता लिस्ट की अपनी जांच में लाखों ऐसे लोगों के नाम पाए जो या तो इस दुनिया में ही नहीं है या बिहार छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि विपक्ष को इस प्रक्रिया से क्या परेशानी है? वोट बैंक घटने का डर है या वाकई कोई षड्यंत्र हो सकता है? आखिर SIR से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि इलाइट लोग ही वोट देना। गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। SIR एक साधारण चीज नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही। हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? SIR न हुआ बिहार में सियासत के सिर का दर्द हो चुका है, जिससे सत्ता पक्ष में भी बेचैनी है और विपक्ष तो इससे खासा नाराज है। आखिर समस्या क्या है राजनीतिक दलों को इससे? देश की संवैधानिक स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो SIR हो रहा है बिहार में, ये NRC बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ECI को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। बिहार में उनकी हालत बहुत खराब है NDA की। तो हालत है कि अब एक ही तरीका है बिहार में भी जीतने का, वोटों की लूट से या चोरी से। SIR इस देश के मतदाताओं के वोट को काटने का, लूटने का, डिलीट करने का एक यंत्र है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके तहत कुल आबादी के करीब 8% यानी 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से कट सकता है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख लोग ऐसे पाए गए जो एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। 35 लाख लोग स्थायी रूप से बिहार छोड़कर जा चुके हैं। किशनगंज में 105.16%, अररिया में 102.23%, कटिहार में 101.92% और पूर्णिया में 100.97% आधार कार्ड धारक हैं, जबकि राज्य के अन्य जिलों में ये 85 से 90% के बीच है। साफ दिखता है कि यहाँ आबादी से अधिक लोगों ने आधार कार्ड बनवा रखे हैं। ये जिले वही हैं जहाँ सबसे ज्यादा रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के होने की संभावना जताई जाती है। चुनाव आयोग इसी का हवाला देते हुए SIR की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, लेकिन तमाम पार्टियों का आरोप है कि ये NDA को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर है, वो कह रहे कि आप क्या चाहते हैं कि इलीगल एलियंस को वोट दे?
भाई साहब आपका जो बॉर्डर है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है, इन्फिल्ट्रेशन का जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री ये कहना चाहती है कि 56 लाख पीपल बिहार में इलीगल्स है, फॉरेनर्स है, सिटीजन्स नहीं है, तो ये आए कहाँ से? जिस तरह से मतदाता सूची में बिहार में गड़बड़ करने की कोशिश चल रही है, जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिनके पास वो वोटर आईडी कार्ड है उनको आप क्यों नहीं अनुमति देते? आप इन्हें तो बनाए हैं वो, तो ये लगातार दोबारा ये करना, इसमें लोगों को साजिश की बू आ रही है। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम कटने पर विपक्ष की चिंता का कारण करीबी लड़ाई वाली सीटें ही हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में करीब दर्जन भर सीटों पर नतीजा 1000 वोट से भी कम वोट के अंतर से निकला था। करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का अंतर 5000 वोट के आसपास रहा था। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा की करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां 1% भी वोट कटने या जुड़ने से नतीजे प्रभावित होने की आशंका राजनीतिक दलों को सता रही है। एक सरकार नकलची सरकार, इनके पास कोई विजन नहीं है, इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन ये जो निकम्मी सरकार ये भाग खड़ी होगी। बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र में एसआईआर के विरोध में काले कपड़े पहनकर विपक्षी दल विधानसभा पहुंचे, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ। विपक्ष के आरोप और आशंकाओं के जवाब में चुनाव आयोग को खुद सामने आना पड़ा। क्या एसआईआर पर उठ रहे सवालों से चुनाव आयोग डर जाए और ऐसे लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में रहने दे जो मर चुके हैं या फिर स्थायी रूप से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं? क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा तैयार की जा रही वोटर लिस्ट निष्पक्ष चुनाव एक बेहतर जनतंत्र के लिए नींव का पत्थर नहीं है? चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को ये अवसर दिया जाएगा कि वो बीएलओ या बीएलए द्वारा किसी त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन दे सके। अगर किसी सही वोटर का नाम छूट गया हो या किसी गलत व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया हो तो उसकी जानकारी देकर सुधार कराया जा सकेगा। वोटर लिस्ट से छूटे लोगों के पास एक बार फिर से नाम जुड़वाने के लिए 1 महीने का समय रहेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। इस साल के अंत में बिहार चुनाव है, लेकिन 2026 में 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद 2027 में यूपी की बड़ी लड़ाई भी है। यानी एसआईआर पर जो संग्राम छिड़ा है वो लंबे समय तक रहने वाला है, एक बड़े मुद्दे की तरह। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल अखाड़े में है। विपक्ष को इसमें वोटर लिस्ट से नाम काटने की सोची समझी साजिश दिख रही है और सत्ता पक्ष इसे चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया मान रहा है। चुनाव आयोग का भी पक्ष सामने आया और वो इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं। लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर ऐसा भीषण घमासान छिड़ा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर एसआईआर पर बवाल क्यों मचा है और विपक्ष को इसमें लोकतंत्र पर हमला क्यों नजर आता है? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 25 के 3 मुख्य काम हैं। पहला, फर्जी वोटरों को हटाना। दूसरा, 2 जगह रजिस्टर्ड वोटर्स का नाम हटाना। तीसरा, पलायन कर चुके लोगों को लिस्ट से बाहर करना। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए गरीब, दलित, मुसलमान और प्रवासियों को टारगेट किया जा रहा है। पूरे बिहार में चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र हैं चुनाव आयोग के बोले कि उनका भी शायद नाम है। सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete
100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग की दलील है कि ये संवैधानिक कर्तव्य है। कोई अगर सूची से हट भी जाए तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। सभी पार्टियों ने 1.5 लाख से ज्यादा एजेंट नियुक्त किए हैं और इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। विपक्ष की आपत्ति थी कि कई पहचान से जुड़े दस्तावेजों को इस प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जा रहा, जिस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, इससे यह साबित नहीं होता कि कोई व्यक्ति वोट देने के योग्य है। आयोग ने 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाने का उदाहरण देते हुए बताया कि पहचान पत्रों में गलतियां हो सकती हैं। आयोग ने यह भी कहा कि एपिक यानी वोटर कार्ड को मान्य मानने से नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से बनी लिस्ट का हिस्सा है। इसलिए नए पंजीकरण में एपिक को आधार नहीं बनाया जा सकता। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का प्रथम चरण पूरा हो भी चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। मान चुके हैं कि हारेंगे, कहा कि तो जाली वोटर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जाली वोटर हट जाएगा तो चुनाव कहां से लड़ेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष की आपत्तियां इन 2 तस्वीरों में देखी जा सकती हैं, एक संसद के बाहर और दूसरी मौजूदा बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र की है। वोटर लिस्ट रिवीजन विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन चुका है और इसकी धमक न सिर्फ बिहार बल्कि आने वाले राज्यों के चुनावों में भी देखने को मिलेगी। बिहार को जातियों की राजनीति वाला ऐसा राज्य कहा जाता है जहां से देश की राजनीति की दिशा तय होती है, और जब चुनाव के दिन आते हैं तब जातियों का मुद्दा सबसे तेजी से ऊपर आता दिखता भी है। लेकिन पिछले 2 दशकों में बिहार ने कई और मुद्दों की जमीन भी तैयार की है। फिर भी नए मुद्दों के बीच जंगल राज, सुशासन, भ्रष्टाचार जैसे पुराने मुद्दे अपनी धार नहीं खोते, बल्कि मतदान आते आते पूरा चुनाव इन मुद्दों पर केंद्रित होता है। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लान करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुद के आके जवाब दीजिए। साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? प्रभु, ये शिकायत विपक्षी सबसे ज्यादा करता रहा है कि जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है। और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा। आगामी चुनाव में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बना है कानून व्यवस्था। पटना से लेकर भागलपुर तक हत्या, लूट और अपहरण की घटनाओं ने नीतीश सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना, बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है?
पलायन और बेरोजगारी बिहार की राजनीति में पुराने मुद्दे हैं, लेकिन इस बार ये पहले से ज्यादा मुखर है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों का वादा है। वहीं नीतीश कुमार ने भी 2005 से 2020 के बीच 1 करोड़ रोजगार देने का दावा किया है। साथ ही 55,000 सिपाहियों की भर्ती का ऐलान कर रोजगार के मुद्दे का जवाब देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत भी अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है और ये सबसे बड़े मुद्दे में से है इस चुनाव में। तेजस्वी नीतीश पर थकने का आरोप लगाते हैं तो एनडीए नीतीश को अपना नेता मानती है। आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, बिहार से पलायन बंद हो ये चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। नीतीश कुमार जी के कोई किस्मत भाग नहीं ले लेगा। फर्स्ट डिवीजन रहे चाहे थर्ड डिवीजन रहे, सीएम के कुर्सी पर नीतीश जी है ना, आने वाला समय में भी नीतीश जी रहेंगे। इसलिए किसी को ये दिमाग में मत रखे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे चाहे जैसे हो। बिहार चुनाव में महिलाएं केवल वोटर नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से वो हार जीत के बीच की कड़ी बन चुकी है। बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ है, जिसमें पुरुष 6 करोड़ 41 लाख और महिलाएं 6 करोड़ 11 लाख है। यानी जाति संप्रदाय के अलावा महिलाएं बिहार की राजनीति में गेम चेंजर है। शराबबंदी से महिला वोटरों को अपनी तरफ कर चुके नीतीश के लिए महिलाओं के वोट ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, तो विपक्ष भी उनमें अपने आने वाले दिनों की रणनीति देख रहा है और इस बार महिला वोटर्स को अपने पाले में खींचने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहता। महागठबंधन अपने कॉमन मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक सम्मान योजना, मुफ्त शिक्षा और सुरक्षा के अलावा जातिगत आरक्षण जैसे वादों को तरजीह दे रहा है। तो एनडीए नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए किए गए कामों को लेकर मैदान में उतर रही है। अकेला राज्य बना है आज बिहार, जहां महिलाओं का सीधे 35% का आरक्षण है। कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी अपनी किसी राज्य में ऐसा करके दिखाएं तो हम मानेंगे। युवा आयोग का गठन, महिलाओं का 35% आरक्षण भारत के इतिहास में ऐतिहासिक घटनाक्रम। झारखंड में हम लोग का सरकार आया, हम लोग मैया योजना से 2,500 रुपया देना शुरू कर दिए। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में पक्ष विपक्ष के अलावा तीसरा पक्ष है राजनीतिक से चुनावी राजनीति में उतरने वाले प्रशांत किशोर का। जन स्वराज पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर भी मैदान में है और बिहार का राजनीतिक नक्शा बदलने का दावा कर रहे हैं। उनके माँ बाप को 15 साल बिहार के लोगों ने दिया था, तेजस्वी यादव को 3 बरस दिया था, काहे नहीं सुधार दिए? 20 महीना कर रहे हैं, उनके माँ बाप तो 20 बरस से यहाँ राज कर रहे हैं। बिहार का दुर्गति कर दिया, अब 12-20 महीना और दे दो और तुम्हारा बर्बादी करेंगे। बिहार का लोग फिर बिहार की, अरे भाई फिर सीआर तर्कुल के नीचे जाएंगे। कोई अब आरजेडी को वोट देने वाला है? कोई आरजेडी को वोट देने वाला नहीं है। जो हम लोग के मुस्लिम साथी हैं, जो भाजपा के डर से मजबूरी में उनको वोट देते थे, उनको भी अब विकल्प मिल गया है। उनको भी मालूम है कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहने का कोई फायदा नहीं है। लालटेन को वोट देंगे तो भविष्य उनके बच्चों का जलेगा। रोशनी लालू यादव के घर में होगी, तेजस्वी यादव के घर में होगी, मुसलमानों के घर में रोशनी नहीं होगी। लेकिन मुद्दों के बीच जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है जंगल राज वर्सेस सुशासन का। एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सुशासन के दावे के साथ केंद्र में मोदी सरकार के कामों को जोड़ते हुए आगे चल रही है, तो महागठबंधन से आरजेडी जंगल राज के आरोप पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रही है। बिहार में अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को 1 सेकंड भी सत्ता में बने रहने का नैतिक बल नहीं है। बिहार के लोग दहशत में हैं। अब तुरंत मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। बिहार संभल नहीं रहा। चारों ओर हर मिनट
हत्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चौपट कर दिया, गुंडा राज, अपराधी राज कायम कर दिया बिहार में। ये क्या हो रहा है बिहार में? आदर नीतीश कुमार जी का इकबाल ही समाप्त हो गया, पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है और अपराधी का मनोबल देखिए, दिन दहाड़े जब जहां जिसे चाह रहा है गोली मार दे रहा है। क्या हो रहा है बिहार में? मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। भ्रष्टाचार बिहार चुनाव में प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है। इस बार भी इस मुद्दे पर एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने आक्रामक है। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा? कुछ बीमारियां जो महामारी के रूप में था हमने उसको हटाया, कुछ बीमारी छिटपुट बचा है, वो भी जब बड़ी शक्ति बड़ी ताकत मिलेगी वो भी बीमारी खत्म हो जाएगा बिहार के अंदर। और जो लोग बिहार के अंदर वो बीमारी फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे मानसिकता को विराम लगाने का सबसे बेहतर समय आ गया है। बिहार सियासत के लिहाज से संवेदनशील राज्य है। यहाँ सावन में मटन खाना भी मुद्दा बनता है और धार्मिक जुलूस भी। यहाँ बाढ़ बारिश भी मुद्दा बनती है और मुस्लिम वोटों की गोलबंदी भी। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति पर असर डालने वाली सियासत का केंद्र बनता जाएगा। विधानसभा के आखिरी सत्र में विधायकों के पास अवसर था अपने क्षेत्र की जनता तक ये संदेश पहुंचाने का कि वो उनकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सत्र के 5 दिन हल्ला हंगामे की भेंट चढ़ गए। गाली गलौज, धक्का मुक्की, हाथापाई तक की नौबत आ गई। चुनावों से पहले का आखिरी सत्र कई सवाल छोड़ गया। आज चुनाव लड़ने में अंड मंड जितना बोलना है बोलते रहिए। वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आप शुद्ध के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। सुना मेरी आप नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। कटिए आप, प्रेमदर जी निकाल बाहर करेंगे आपको। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे, ये तरीका नहीं है। विधानसभा किसी का पद क्या होता है? आप पहले खेल पलट कराइए, खेल पलट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हंगामा, शोर, आक्रामक तेवर, गाली गलौज और चुभने वाली बयानबाजी की भेंट चढ़ गया 5 दिनों का बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र। जो फर्जीवाला देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? सदन के अंदर जमकर आरोप प्रत्यारोपों के साथ तीखी बहसबाजी हुई। राजनीतिक आरोप व्यक्तिगत हमलों में बदले और ये कड़वाहट सदन के बाहर भी कम होती नहीं दिखी। दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। यही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। अंतिम सत्र में जो हुआ वो बिहार विधानसभा के नजरिए से पूरे देश ने देखा और इसमें कुछ नए मुद्दों को नई शक्ल लेते भी देखा गया। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के
प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे राजनीतिक दांव पेचों का नहीं, जंग का अखाड़ा हो और इसी अखाड़े में आने वाले चुनावों की हार जीत तय कर लेने की होड़ सी दिख रही थी। फिर इसके लिए हाथापाई करनी पड़े या धक्का मुक्की, सहनशीलता और शालीनता की जगह हो हल्ला ने ले लिया। जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। सत्र चलता रुकता, स्थगित होता, खत्म हो गया। अंतिम दिन तो सियासत का ये दृश्य देखने लायक था। विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर आए और सत्ता पक्ष के लोग हेलमेट पहनकर, और बहस छिड़ी जंगल राज और सुशासन के दावों और वादों की। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। बैठो। जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। आप जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए, नए मुद्दे खड़े किए गए, लेकिन शोर जो शुरू हुआ तो वो समापन के दिन तक थमा नहीं, बल्कि हर दिन के साथ बढ़ता गया। खड़ा होकर के एक बार नहीं कई बार खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के मेरे को माँ बहनों की गालियां जो है भाजपा के जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी, और एक पीछे से अशोक सिंह जो आते हैं वो माइक तोड़ते हैं। संजय सिंह एक संजय सिंह है विधायक, मोराठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं, और उन्होंने माइक भी तोड़ा। अब सदन में क्या बच गया बताओ? सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? जिस तरह से इन लोगों ने अभद्र शब्द का प्रयोग करना, गुंडे की भाषा में अंगुली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। 21 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और पहले दिन 20 मिनट से भी कम सत्र चला। 22 जुलाई को पहले हाफ 22 मिनट तो दूसरे हाफ 30 मिनट ही चला। 23 जुलाई को पहला हाफ केवल 26 मिनट चला, और वो भी हंगामे के बीच, जबकि सेकेंड हाफ में विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया। 24 जुलाई को SIR पर चर्चा होने के कारण 40 मिनट से अधिक देर सदन जरूर चला, लेकिन स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। दूसरे हाफ में बिना विपक्ष के ही सदन चला। 25 जुलाई को पहला हाफ 7 मिनट भी नहीं चला, जबकि दूसरा हाफ 15 मिनट से भी अधिक नहीं चला। यकीनन सारी कवायद कुर्सी की लड़ाई के लिए है, लेकिन कुर्सी ही सदन में चलने लगे तो सोचने की बात है। इनकी मदद में आप क्यों सक्षम है? बैठ जाइए। चुनाव की जंग है, और किसी ने कहा है कि जंग में सब जायज है। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूं बैठिए आप। एनडीए साफ कर चुका है कि उसका चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन महागठबंधन फिर भी चेहरे के सवाल पर एनडीए की बिहार सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करता रहता है। वैसे चेहरे का सवाल तो महागठबंधन के सामने भी है, क्योंकि उनका चेहरा कौन, ये तो वहां भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लोग भी जो है इस सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है, कि उनको लेके चला जाता है इधर तो उधर चले जाते हैं, कि उधर लेके चला जाता है तो उधर लेके चले जाते हैं। तो खुद को अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं कि अब वो खुद ही नहीं चल पा रहे अपने मन से, तो वो बिहार कौन चला? बिहार से विधायक बदलने से नहीं सुधरेगा, मुख्यमंत्री मंत्री बदलने से नहीं सुधरेगा,
बिहार तब सुधरेगा जब 5-7 हजार अच्छे लोग मुखिया बनेंगे। महागठबंधन हो या एनडीए, चेहरे का सवाल दोनों तरफ बड़ा है। एनडीए में अगर देखा जाए तो बिहार बीजेपी के दफ्तरों में भी नीतीश की तस्वीर ही चिपकी है, लेकिन चिराग पासवान के तेवर नीतीश के साथ नहीं दिख रहे। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। चिराग पहले भी नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। मतलब बीजेपी भले ही नीतीश को स्वीकार कर चुकी है, लेकिन एनडीए के अहम घटक दल के नेता चिराग का सुर अलग सुनाई दे रहा है। हालांकि नीतीश के बेटे अपने पिता की दावेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। सारी जनता से अनुरोध है, इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। फिर 35% महिला आरक्षण था, तो बिहार निवासी को ही, जो बिहार के मूल निवासी हैं तो वही होंगे, 35% से वोट किया। फिर हमने इधर हाल फिलहाल में 21,000 पुलिसकर्मी को भर्ती किया, फिर 40,000 और करने वाले हैं। फिर 7,000 से ज़्यादा महिला स्वास्थ्य कर्मी को किया। फिर वृक्षारोपण कर रहे हैं 50,000। फिर बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट। यही सब है, विकास चल रहा है। इसी तरह तेजस्वी महागठबंधन में सबसे आगे तो खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। इनमें सबसे आगे हैं पप्पू यादव। महागठबंधन में पहले किसी को नोटा घोषित करके लड़ने की परपाटी नहीं रही है, न बम्बई। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया जी, लालू जी, माले, प्रियंका गांधी जी, ये लोग बैठ के बाद में जब हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो एमएलए तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। अभी सभी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस होगी। बिहार में सियासत चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन चेहरा तय नहीं है। हर पार्टी अपनी अपनी तस्वीर सामने रख रही है। जो बिहार में हो रहा है, जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अचेतन अवस्था में है और वो कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है। कट्टा बनाने का फैक्ट्री था बिहार, तो तेजस्वी यादव से भाषा, विषय, व्याकरण और शब्दों का चयन, इस पर अपेक्षा करना बेमानी है। एनडीए में चेहरा तय है, लेकिन भीतर खामोशी है। महागठबंधन में चेहरे की भीड़ है, लेकिन लीडरशिप नहीं। और उधर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का राग अलग है, जो संकेत दे रहा है कि चेहरे का मुद्दा चुनावों में असर जरूर डाल सकता है।